वहाँ पर कुछ लोग, आसपास के लोग जो इकट्ठा हुए, उन्होंने आपको उठाया। उठाया और आपको इतनी तकलीफ थी कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपने उनसे कुछ बात करने की कोशिश की? नहीं। आपने कोई बात नहीं की। सवालों पे आप गौर करिएगा। फिर उसके बाद सवाल ये आता है कि आप जो है नेपाल भाग गए। इनके 5 बच्चियां हैं, उन बच्चियों की यही करता धरता है, यही कमाते हैं, इन्हीं से रोजी रोटी चलती है। अब क्या होगा? ये बीच बीच में ये कोई नाटकबाजी यहाँ नहीं चल रही है। इनके जो मतलब वाइफ हैं, वो अपने, ये तो हॉस्पिटल में चले गए, वो फ़ोन करके कुछ कर्जा मांगी है, किसी से उधार लिया है, और बाकी हम लोगों ने चंदा करके इनको दिया। जितना हो सका हम लोगों से उतना इनको हम लोग चंदा करके मदद किए हैं। कितना पैसा लग गया होगा अभी? देखिए, हम वहाँ नेपाल के हॉस्पिटल में लास्ट बिलिंग में तो नहीं गए थे कि एग्जैक्ट बता सकते हैं, लेकिन इनके घर वालों ने ये हम लोग को बताए कि लगभग 80,000 के आसपास पैसा लग गया है, लग चुका है। जी। अभी हम रक्सौल में हैं और सारी कहानियां आप देख रहे हैं। आर्मी अफसर पे, वो जवान पे जो चीज़ें हुई, जिस तरीके से जुडिशरी में मसला चल रहा है, क्या न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, इनको कुछ 8-9 दिनों में बहुत सारी तस्वीरें आपको सामने देखने को मिली होंगी। मैं यहाँ पर इसलिए भी आया था कि एक संवेदना होती है, जैसे आर्म फोर्स के लिए होती है, एक पुलिस कर्मी के लिए होती है, जुडिशरी का सम्मान होता है, न्यायपालिका का सम्मान होता है, उसी तरह कहीं ना कहीं एक इंसान और एक आम नागरिक भी होता है। जब बात करते हैं कि पत्रकार को किस तरीके से क्या बातें कहनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या आप उसकी दलाली कर रहे हैं, क्या आपने उनसे पैसा खाया है, तो कहीं ना कहीं उस पत्रकार को तकलीफ़ होती है। मैं सबको नहीं कह सकता कि कुछ लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नहीं भी आती हैं। हम कभी कुछ कह पाते हैं और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। पहली बात कि अगर हमने जब उन आर्मी के जवान के बारे में हमने दिखाई, उनके प्रोटेस्ट में हमने हिस्सा लिया, उनके न्याय के लिए हमने बात की, तो कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी से जो ये घटना हुई और एक परिवार, ऐसा परिवार जिसकी आर्थिक स्थिति पे भी सवाल उठा दिया गया, क्योंकि सबसे पहली हमारी टीम भारत एक नई सोच ने इनसे बात कर ली। हमारा सिर्फ और सिर्फ काम यही होता है कि हम दोनों हिस्सों को दिखाएं, दोनों की मजबूरियों को दिखाएं। हम जब एक जवान और सरहद के जवान की बात करते हैं तो एक आम नागरिक की भी बात करनी चाहिए। उनका जब हाथ टूटा, आपने तस्वीरों में देख लिया है। मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि ये पक्ष दिखाना चाहिए कि नहीं, ये बिल्कुल दिखाना चाहिए। और मैं और भी पत्रकारों से कहूंगा कि आप आइए और इस हिस्से को दिखाइए और समाज को एक अंधापन मत कीजिए, क्योंकि न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रही है, अगर सब कुछ सही था तो इतना वक्त क्यों लगा? और आज उस धरना स्थल पे कोई नहीं है, आज उस धरना स्थल पे कोई नहीं है। वो प्रोटेस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी उस जवान को आज़ादी नहीं मिली है, बेल नहीं मिली है। थोड़ी सी हम बात करेंगे, बहुत तकलीफ में है। विजुअल्स में आपने देखा होगा कि कितनी तकलीफ है। एक पूरा हाथ जो है वो डैमेज हो चुका है, अलग हो चुका है। और बात ये थी ना कि जब ये हाथ टूटी होगी तो उस टूटने के बाद इंसान बेहोश हो जाता है, जिस तरीके से एक्सरे हम देख रहे थे, और एक्सरे में सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, वो विजुअल्स में हम आपको दिखा देंगे। तो ये बताइए, कई लोग बहुत सवाल कर रहे हैं कि आपको उस वक्त चोट लगी और ये पहले से चोट लगी हुई थी, जो जब लुकिंग ग्लास से लगा उस समय आपको ये चोट नहीं लगी, ये हाथ पहले से टूटा हुआ आप लेके घूम रहे थे और बस आप गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, ऐसा उनका कहने की। वो गाड़ी आए तब ये आपका हाथ टूटा हुआ लेके आप पहले से घूम रहे थे। क्या कहना चाहेंगे? उसी गाड़ी से टूटा, पहले से हाथ लेकर कौन घूमेगा? पहले से हाथ, मैं साफ तौर पे बताना चाहूँ, मेरा व्यंग करना इसलिए भी लाजमी है ना, मैं बताना चाहता हूँ। लोग कह रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, और शायद उन्होंने कहा है, बयान में भी कहा है कि ये पहले से हाथ टूटा हुआ था इनका, ऐसा कुछ कहा गया है। मैं आपसे भी बात करूँगा। तो ये बताइए, जब आपका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आप गिर गए और वहाँ पर कुछ लोग, आसपास के लोग जो इकट्ठा हुए, उन्होंने आपको उठाया और आपको इतनी तकलीफ थी कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपने उनसे कुछ बात करने की कोशिश की? नहीं। आपने कोई बात नहीं की? नहीं। कुछ आपको याद भी है वहाँ पर क्या हुआ था उस वक्त? हम जब कुर्सी पर लोग बैठे तो बहुत ज़्यादा इसमें दर्द था, बहुत ज़्यादा। आपको कुछ भी याद नहीं है वहाँ क्या हो रहा था? हाँ, कुछ भी नहीं याद है? हमको अस्पताल लोग ले गया। अच्छा, बस इतना याद है। देखिए, इतना कुछ होने के बाद जब व्यक्ति बताता है ना कि मुझे कुछ भी याद नहीं है,
इसका मतलब इतनी पीड़ा थी कि वो कुछ दिख ही नहीं रहा था, किसने गाड़ी लगाई किसने नहीं लगाई, किस तरीके से मैं रहा, क्योंकि पीड़ा बहुत ज़्यादा थी। बस ये सवालों पे आप गौर करिएगा। फिर उसके बाद सवाल ये आता है कि आप जो है नेपाल भाग गए, नहीं, ठीक है। यहाँ से हम लोग ले गया लोग इरशाद डॉक्टर के पास, वहाँ ले गए लोग तो वो एक्सारा लिखे, तो एक्सारा हम लोग का कराए, तो एक्सारा के बाद एक्सारा लेकर आए तो वो बोले हमसे नहीं होगा ये, किसी और डॉक्टर के पास जाइए। तो हम लोग सरकारी अस्पताल में हम गए, तो वहाँ भी इसका व्यवस्था नहीं था, तो वो भी रेफर कर दिए मोतिहारी। कि मोतिहारी जाइए, वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में आपकी सदर अस्पताल में आपको आपका इलाज होगा। तो हमारा तो पीड़ा बहुत ज़्यादा था, तो हम चले गए नेपाल में अस्पताल में, जो कि यहाँ से नज़दीक है, 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर। हाँ दूरी। ये भी स्पष्ट कर दूं मैं कि यहाँ से मोतिहारी का जो सदर हॉस्पिटल है वो कम से कम 55 से 60 किलोमीटर के आसपास होगा। ये इतनी दूरी यहाँ से तय करते हैं, इतनी पीड़ा कि आस पास क्या हो रहा है इनको कुछ भी नहीं याद है, किसने क्या बवाल किया, क्या हुआ, पुलिस आई, कब उस जवान पे हाथ उठाए, ये तो दूर का मसला है, यहाँ से काफ़ी दूर का मसला है, लेकिन घटनास्थल पे इनको कुछ नहीं हुआ। आप ये भी सोचने की कोशिश करिए, जिसका हिस्सा आप वो विजुअल चल रहे होंगे साथ में, आप उसका एक्सरे देखिएगा, जिसका हाथ टूट चुका है, अलग हो चुका है, लटका हुआ हाथ है, और उसके आंखों के सामने बस तकलीफ और पीड़ा नजर आ रही है, कुछ इंसान नहीं नजर आ। वो 55 से 60 किलोमीटर दूर कैसे जा पाएगा? उसको जल्द से जल्द कोई ना कोई हॉस्पिटल चाहिए जहां उसकी तकलीफ। अच्छा, आप जब वहां से सरकारी अस्पताल पे आप गए तो आपको कुछ आराम मिला था? वहां पर कुछ ऐसी ट्रीटमेंट मिली थी आपको कि कुछ जो दर्द हुआ हो वो कम हुआ हो आपका? ना नहीं मिला, नहीं मिला, पीड़ा उतनी ही थी। पीड़ा इसी जगह एक सुई लगाए थे इरशाद डॉक्टर। हाँ, तो उससे कुछ तकलीफ कम हुई? तकलीफ कम हुई थी। लेकिन हाथ टूटा ही था, कुछ उस पे प्लास्टर वगैरह उसमें कोई नहीं छेड़छाड़ हुआ। हाँ, और उसके बाद उन्होंने रिफर कर दिया, हाँ। सरकारी अस्पताल से आपको रिफर कर दिया गया। फिर आप नेपाल चले गए। हाँ। नेपाल इसलिए गए कि पास में थे, पास में होने के, और इनका जिस तरीके से हाथ टूटा है आपने देखा होगा विजुअल में कि दूसरा जो एक्सरे आया है सामने, उसमें जो है हाथ पे रॉड लगा हुआ है, उसको बॉन्डिंग की गई है, हाथ को जोड़ा गया है। कितनी तकलीफ हुई होगी। ये 8 से कितने दिन हो गए आपको वहाँ पर हॉस्पिटल में? 11 दिन हो गया सर। 11 दिन का पूरा ये हॉस्पिटल में। आज ये कल रात में आप यहाँ पर आए हैं। हाँ, अपने घर पर कल शाम को आप यहाँ पर आए। 11 दिन का वक्त हो गया और यहाँ पर ये आए। इनके 5 बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों की यही करता धरता है, यही कमाते हैं, इन्हीं से रोजी रोटी चलती है। अब क्या होगा? जब ये सवाल इनसे कहा जाता है, पूछा जाता है, तो इनके जहन में इतने सारे सवाल आ रहे होंगे ना, वो हम और आप बयान नहीं कर सकते। वो महसूस कर सकते हैं उस तकलीफ़ को। 5 बच्चियां हैं, उनको पढ़ाना है, तकलीफ़। ये देखिए, ये बीच बीच में ये कोई नाटकबाजी यहाँ नहीं चल रही है। ये तकलीफ़ है कि इंसान एक बेड पे 5 मिनट में कई बार करवटें बदल रहा है, और ऑपरेशन के बाद भी अगर तकलीफ़ में रिलीफ नहीं हुई तो आप समझ सकते हैं कि कितना चोट आया होगा। ये बताइए, अब बच्चियों का ख्याल कौन रखेगा, कैसे कमाई करेंगे? आप ही एक कमाने वाले थे। अभी तो गांव के लोग कर रहा है, पड़ोसी लोग खाना वाना चाहिए, चावल वावल दे रहा है, सब्जी वब्जी। अभी मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि आप स्वस्थ हो जाइए अपने, क्योंकि मानसिक रूप से इंसान जब स्वस्थ रहता है ना, तो उसकी जो तकलीफ़ें होती हैं वो जल्दी भरती हैं। मैं एक इंसानियत के तौर पे और एक पत्रकार की हैसियत से मैं बस इतना कहूँगा कि जब आपके जहन में वो सारी चीज़ें, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, लाजमी सी बात है, बहुत कुछ आप सोच रहे होंगे, उसको बिल्कुल नहीं सोचिए। लोग हैं, आसपास के लोग हैं, गाँव के लोग भी हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ ऐसे लोग आए हैं क्या आपके पास अभी तक? ना, अभी तक कोई अभी नहीं आया है। कोई नेता, अगल बगल का नेता या पार्षद या विधायक कोई आया हो आपके पास? वो रात राम बाबू आए थे सर। राम बाबू कौन है? आपसे बात करते हैं, आप आराम करिए, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले अपना आप नाम बताइए। मेरा नाम फरहान आलम है। ये बताइए, घटना स्थल पे आप मौजूद थे उस वक्त? नहीं, जब घटना हुआ उस समय मौजूद नहीं था। उस समय 2 लड़के मौजूद थे। उसमें से एक लड़का इनके घर पे खबर देने आया। मैं इनका पड़ोसी हूँ। मैंने भी देखा कि वो लड़का खबर देने आया। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो बोले कि तैयब मियाँ का एक्सीडेंट हो गया है। तो सब कोई दौड़ के गया वहाँ पे। बहुत सारे सवाल हो गए, बहुत सारा बवाल हो गया। अब बात
सारी चीज़ें ख़त्म करके अभी तो इनका आसपास के गांव के लोग, आप जैसे लोग यहाँ पर आके मदद कर रहे हैं और इनको खाने की भी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ नेता भी आए हैं, कल से आना शुरू हुए। राम बाबू यादव हैं जो महागठबंधन की तरफ से इलेक्शन लड़े हुए थे, वो भी कल रात में आए थे। इनका हाल चाल पूछे हैं। कुछ मदद भी किया है नहीं, अभी मदद तो नहीं किया है, मदद का आश्वासन दिए हैं। अच्छा। लेकिन मदद नहीं किया अभी। और सुबह में रक्सौल के एक हैं समाज सेवी, उनका नाम तो मैं भूल रहा हूँ, वो भी आए थे और उन्होंने एक चावल दिया है और इनको चावल, ये प्याज, आलू, दाल ये दे के गए हैं वो। एक बात और सामने मैं आपको बता दूं कि अभी आपने पर्चियों का सिलसिला देखा होगा, जो भी पैसे लगे हैं इनके ट्रीटमेंट में, इनके दवाइयों में जो लगे हैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि अगर आप इतना पैसा बता रहे हैं और वो एक मजदूर है, 300-400 रुपये कमाने वाला व्यक्ति है, वो पैसा भर कैसे रहा है। तो इसका भी मैं आपको जवाब बता दूं, ये स्वयं बताएंगे, इन्होंने जो बताया है कि आसपास के लोग मदद किए। यहाँ पे जब इनका एक्सीडेंट हो गया तो गांव के लोग को तो पता था कि इनके पास इतना हैसियत नहीं है कि अपना इलाज करा सकें। प्लस्तर तक अपने पैसे से नहीं करा पाएंगे क्योंकि ये रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाने वाले इंसान हैं, मजदूर हैं, लेबर का काम करते हैं। 400 समझ लीजिए, 500-450 पैसा मिलता है, उनसे इनका घर चलता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे चंदा किया है गांव में चंदा हुआ और ये अपने रिलेटिव से इनके जो मतलब वाइफ हैं, वो अपने, ये तो हॉस्पिटल में चले गए, वो फ़ोन करके कुछ कर्जा मांगी है, किसी से उधार लिया है और बाकी हम लोगों ने चंदा करके इनको दिया। जितना हो सका हम लोगों से उतना इनको हम लोग चंदा करके मदद किए हैं। बाकी ये कर्जा लेके बाकी अपना इलाज कराएं। कितना पैसा लग गया होगा अभी? देखिए, हम वहाँ नेपाल के हॉस्पिटल में लास्ट बिलिंग में तो नहीं गए थे कि एग्जैक्ट बता सकते हैं, लेकिन इनके घर वालों ने ये हम लोग को बताए कि लगभग 80,000 के आसपास पैसा लग गया है, लग चुका है जी, अभी जी, तक। लमसम जी 80 लमसम मैं अगर बता दूं तो 75 से 80 हज़ार रुपए मैं कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा। अब इसकी आगे की दवाइयां भी होंगी, रूटीन चेकअप भी होगा। 1 सप्ताह बाद डॉक्टर साहब बुलाए हैं इनको। अब वो जाने के बाद पता चलेगा कि वो दवा चेंज करते हैं, क्या करते हैं, किस लिए बुलाए हैं। तो 1 सप्ताह का टाइम दिए हैं, 1 सप्ताह बाद वो मिलने जाएंगे। और एक मैं कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं जो आप लोग कहते हैं, वो प्यार भी होता है और कहीं ना कहीं उन सवालों पे गुस्सा भी आता है। एक सवाल आप ही के बीच का था, उन्होंने बताया कि अगर इतने ही गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है, मजदूरी करते हैं, तो ये पक्का मकान कैसे बना लिया इन्होंने, ये पक्का मकान कैसे बन गया। और बच्ची की शादी भी की है। जी, बच्ची का शादी भी हुआ है, 2 बच्चियों का इनको, एक का शादी हुआ है, एक का निकाह हो चुका है, शादी 2 बच्चियों का हो गया है। 3 बच्ची अभी, एक मैट्रिक में है, एक 9th में है और 2 बच्ची इंटर कर चुकी हैं और एक इनका छोटा लड़का है जो काठमांडू में काम सीखता है अभी। ठीक है, तो 5 बच्चियों में से 2 बच्चियों की शादी भी ये कर चुके हैं। तो सवाल ये था कि अगर ये इतने आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इतनी दयनीय स्थिति है, तो इन्होंने 2 बच्चियों की शादी कर दी। ये पक्का मकान, अभी पक्का मकान का मैंने आपको तस्वीर दिखाई, कितना पक्का और कितना अच्छा मकान है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। एक खटिए की हालत आप देखिए, ये चट्टा देखिए, ये गद्दा जो है आप देख सकते हैं, बहुत कुछ अंदाज़ा आप यहाँ के सामान के रखे हुए, ये ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ये टूटी कुर्सियाँ, ये आप देखिए एक आम इंसान, जो नॉर्मल आम इंसान होता है, उसके घर की स्थिति ये बयां करी। कोई बहुत लग्जरी घर इन्होंने नहीं बनवा लिया है। अब मैं इनका जवाब देता हूँ। सबसे पहले कि हर एक इंसान को, आपने जो बात बताई थी कि उन बच्चियों की शादी करने के लिए इनका पुराना मकान जो था उसके बारे में आप बताइए। ये मेन रोड जो है, लक्ष्मीपुर का जो मेन रोड जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उससे कुछ ही दूरी पे, थोड़ी दूरी पे इनका मेन रोड में फूस का मकान था। जी, फूस का मकान था। तो लोगों ने बोला था कि आपके पास 5 बेटियां हैं, तो फूस के मकान से कोई जल्दी रिश्ता करता नहीं, हरकता है। एक यहाँ पे इनका ज़मीन था जो आप अभी मौजूद हैं, तो लोगों ने, गांव के लोगों ने राय दिया कि इस मकान को आप बेच दीजिए। फूस का घर है, ज़मीन का वहाँ पे मतलब महंगाई ज़्यादा है लक्ष्मीपुर में, रक्सौल का ज़मीन का मांग ज़्यादा है, डिमांड। तो वो वहाँ की ज़मीन बेचे, बच्चियों की शादी किए हैं, ये घर बनवाए हैं। तो मतलब ये पूरा मुकम्मल नहीं, उस जमीन को बेचकर ये घर बनाया, यहाँ पर ये सारी जो कमरे बने हुए हैं और बच्चियों की शादी। जी, 2 साल पहले ही जमीन बिका है वो। 2 साल पहले आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, जिन्होंने खरीदा है, रजिस्ट्री वगैरह सब हुआ है। मकान बन गया होगा। जी, 3 मंजिल का, वो जो जिन्होंने खरीदा है ना, वो 3 मंजिल का मकान बना चुके हैं और वाइट बिल्डिंग होगा। आप जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा, वाइट कलर का एक बिल्डिंग है जो वो बनाए हुए हैं। पहले वहाँ इनका फूस का मकान हुआ करता था।
देखिए, ये बात मैंने इसलिए आपको साफ तौर पे बताने की कोशिश की जब यहाँ पर हम पहुँचे, और ये कमेंट सेक्शन में किसी महाशय का ये कमेंट था। मुझे इसलिए बताना होगा ना कि एक आम इंसान जब होता है ना, उसके घर में जब बच्चियाँ होती हैं तो उसके पास जो ज़मीनें होती हैं, उसके पास जो खेत होता है, उन बच्चियों की शादी के लिए, निकाह के लिए वो बेच देता है, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है और वो उनको करना है। क्योंकि 5 बच्चियाँ हैं, उनकी जिम्मेदारी थी इनके ऊपर, तो उन्होंने वो जमीन बेची और एक पक्का मकान, कोई लग्जरी मकान आप नहीं देखे, अभी पलस्तर तक नहीं हो पाया है। आप स्थिति साफ तौर पे देख रहे हैं, नीचे फर्श नहीं है, ये मिट्टी आपको दिख रही है। कोई ऐसा पैसा भी नहीं लगा दिया कि बहुत आलीशान मकान। तो थोड़ा सा शर्म किया करिए, जब स्थितियों को आप नहीं मालूम होती है मौके पे क्या, तब तक आपको जुबान थोड़ी खामोश रखनी चाहिए। ये स्थिति साफ तौर पे बता रही है कि एक आम इंसान जो 300 से 400 रुपए कमाता है, अब आज उसके ऊपर क्या बीत रही है। ये हिस्सा हम आपको दिखाना चाहते थे। रक्सौल में पहुंचे थे, उनसे हमने बात किया, बहुत तकलीफ में है, और मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बहुत कुछ बढ़ाना नहीं चाहता। जो मेन मुद्दे थे उनको मैंने बताने की कोशिश की। बस एक आखिरी रिक्वेस्ट और निवेदन है आप लोगों से कि ये जो दोनों हिस्से को दिखाने की हम एक जिम्मेदारी उठा रहे हैं, कम से कम आपका प्यार रहे, आपका सपोर्ट रहे, तो निष्पक्ष होकर हम उन चीज़ों को दिखा पाएंगे। तो देखते रहिए भारत एक नई सोच। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।